हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन देखते हैं भाई MT04 के फिजिक्स में। मैं नवनीत अग्रवाल हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ सेल ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन द ग्राफ बिटवीन पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस इज। तो हमको पता है भाई, जब भी हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट आएगा जहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है स्मॉल r, ये है E और ये है कैपिटल R। हमको पता है इस पूरे सेटअप में पावर मैक्सिमम कब होगी। तो पावर मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है भाई, जब पावर मैक्सिमम कब होती है, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, हाँ है ना। और पावर मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो पावर मैक्सिमम के केस में जो हमारे पास पावर मैक्सिमम जो हो जाएगा करंट, वो कितना हो जाएगा भाई, करंट हो जाएगा E/2R, हाँ है ना। तो पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा I² इंटू R, तो E² बाय 4R² इंटू R, तो कितना हो जाएगा E² बाय 4R। ठीक है, तो पावर मैक्सिमम कितनी होती है भाई, E² बाय 4R। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, फाइंड द करंट I थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। यहाँ पे 10 ओम से हमको करंट निकालना है। यहाँ पे दोनों बैटरीज जो हैं, दोनों सेल जो हैं वो कैसे हैं, दोनों सेल जो हैं वो हमारे पास पैरेलल सर्किट में हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 2/3। अब फॉर्मूला लगा देंगे भाई, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। E1 क्या दे रखा है भाई 10, R1 दे रखा है 2, तो 10/2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5। उसी तरह E2 क्या दे रखा है 5, R2 क्या दे रखा है 1, तो 5/5 क्या हो जाएगा 1 इंटू R इक्विवेलेंट कर देंगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 20/3। तो ये जो सर्किट है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इस नए सर्किट में, जहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास आ गया 20/3 EMF, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया भाई 2/3। तो ये आ गया 2/3, ये आ गया भाई 20/3, और जो ये लोड रेजिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है 10 ओम। ठीक है, अब इसके थ्रू करंट निकालना है। ये दोनों आपस में रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो हमारे पास जो यहाँ पे करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 20/10 प्लस 20/3 अपॉन 10 प्लस 2/3। सॉल्व कर लेंगे भाई तो ये जाएगा 32, ऊपर क्या है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 20/32। 20/32 को डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 5/8 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 5/8 एम्पियर। नेक्स्ट है भाई, टू सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो हमारे पास दो सेल्स ऑफ EMF E एंड रेजिस्टेंस R1 R2। तो हमारे पास दो सेल्स है, देखिए भाई, तो ये E1 ये R1, सॉरी ये E ही है तो इसको E मान लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है, ये एक सेल है पूरा। फिर उसके बाद एक और सेल जो है वो क्या है, इसका EMF भी E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और एक लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखे हैं जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R, R1 एंड R2। हमको पता है यहाँ पर जो करंट दौड़ रहा होगा, तो करंट कितना दौड़ रहा होगा, दोनों सेल क्योंकि सीरीज में है तो नेट EMF कितना हो गया 2E। तो करंट जो दौड़ रहा होगा वो होगा 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 0, और 0 फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, E माइनस IR1, है ना। तो I की वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 इक्वल टू E माइनस I की जगह 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू R1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, E से E कट ही जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल माइनस 2R1, तो ये बन जाएगा R2 प्लस कैपिटल R माइनस R1 इक्वल टू 0, या फिर R2 माइनस R1 इक्वल टू कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा भाई R2 माइनस R1 इक्वल टू कैपिटल R। इसको उधर ले जाएंगे तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया भाई हमारे पास, सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, इन द नेटवर्क इन द गिवन फिगर
फाइंड I1 I2 एंड I1 I2 और I निकालना है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास दो लूप्स की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई A B C F A। तो सबसे पहले लूप की बात करते हैं, लूप A B C F A। इसमें हमारा लूप का इक्वेशन लगाते हैं। तो A से चलते हैं भाई, क्योंकि हम अपोजिट टू करंट चल रहे हैं तो प्लस IR करेंगे भाई, है ना। अपोजिट टू करंट चल रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस IR। तो यहां पे देख लेते हैं भाई, तो ये बन जाएगा 3I2 प्लस 5 माइनस 5I1 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरा लूप देखते हैं भाई, ABDEA लूप, ABDEA इस लूप को देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं भाई, A में वापस वही, A से पहले B जाते हैं तो क्या बन जाएगा 3I2, फिर B से D जाते हैं तो अपोजिट टू करंट ही जा रहे हैं, I इसमें दौड़ रहा है, ठीक है, प्लस 2I, वापस वही प्लस I माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3I2 प्लस 3I माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर C जंक्शन पे हम लगाएं करंट का कंजर्वेशन तो C पर करंट कितना आ रहा है भाई I, और C से जा कितना रहा है I1 और I2। तो हम बोल सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, 3I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 6I2 प्लस 3I1 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गई भाई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस 3 कर दूं तो 6I2 और 6I2 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस 10I1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3I1। तो माइनस 10I1 और 3I1 ये क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस 10I1 और माइनस 3I1 ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 13I1। तो अगर हम कर ले माइनस 13I1, ऊपर आ जाएगा ये 10 और नीचे ये प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से I1 आ जाएगा 18/13। क्या ये बात समझ में आ गई भाई। यहाँ पे मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो I1 कितना हो जाएगा 18/13। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इन द गिवन फिगर। बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ये वाले ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो इन तीनों का कितना आएगा भाई 15। उसी तरह ये तीनों भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में, इन तीनों का कितना आएगा 15। और ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई पैरेलल में, तो आर इक्वलेंट कितना आएगा भाई 15/2। और आर इक्वलेंट 15/2 आ गया तो करंट कितना हो जाएगा भाई V/IR, सॉरी I इक्वल टू V/R। तो 2/15/2 तो कितना आ जाएगा भाई 4/15 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट जाएगा I, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इसका आधा पार्ट इसमें चला जाएगा I/2 और आधा पार्ट इसमें चला जाएगा I/2, हाँ है ना। तो अगर B पे पोटेंशियल लिखा जाए, B पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, पोटेंशियल एट B, वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर पोटेंशियल मान ले हम है 2, यहाँ पर पोटेंशियल क्या मान ले वो है 2, तो B पर पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा 2 माइनस 10 इंटू I/2। उसी तरह D पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 माइनस 5 इंटू I/2। पूछा गया है भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, ठीक है। B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो क्या निकाल लेंगे VB माइनस VD। VB की वैल्यू रख देंगे तो 2 माइनस 10 I/2 माइनस 2 प्लस 5 I/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 5 I/2 माइनस 10 I/2, ठीक है। I की वैल्यू हमको याद ही है 4/15, तो पुट कर दो भाई 5/2 कॉमन ले लो,
तो ये बन जाएगा I माइनस 2I, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 5/2I। I की वैल्यू कितनी है भाई 4/15 माइनस 5/2 इंटू 4/15। सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई -2/3 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई -2/3 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इन द नेटवर्क शोन। यहाँ पे AB के अक्रॉस हमको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं ये वाला रेशियो, ये है ये रेशियो 2:2 कितना है 1, और ये रेशियो कितना है 2:2 कितना 1। मतलब ये कैसा बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो ये 3 ओम जो है इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अगर इसमें से करंट पास नहीं हुआ तो अब ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो अब ये डायग्राम आपको जिस प्रकार का दिखाई देगा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ये ऊपर के दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, कितना हो जाएगा भाई 4। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं सीरीज में, इनका भी कितना हो जाएगा 4, और ये 2 है। और ये तीनों आपस में कैसे हैं भाई, ये आपस में पैरेलल हैं। तो इन तीनों का पैरेलल निकाल लेते हैं। 4 और 4 का कितना होगा 2 पैरेलल, और 2 और 2 का कितना होगा 1। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 4 और 4 का पैरेलल में कितना आ जाएगा 2, इन दोनों का मिला के 2 आ गया पैरेलल में, और फिर ये 2 जो है वो इसके साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 का मिला के कितना आ जाएगा पैरेलल में 1। तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे, सॉरी एक मिनट, 2 और 2 4, 2 और 2 4, अच्छा ये भी 4 ही है, ओके 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 ओके, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई भाई। यहाँ पे नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 ही दे रखा है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 4 है। ये दोनों आपस में सीरीज है तो कितना हो जाएगा 4। ये दोनों भी आपस में सीरीज में तो कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4। ये तीनों आपस में कैसे हैं भाई पैरेलल में, और अगर ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं तो 4 का पैरेलल कितना आएगा भाई 4/3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 4/3 ओम। करके भी देख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा भाई ये 3/4। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई 4/3। नेक्स्ट है भाई, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिमेट्रिक टू P विद रिस्पेक्ट टू P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बस इस वाले I की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या इनवर्ट जा रहा है, इस वाले की वजह से भी निकालें तो क्या जा रहा है इनवर्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P स्टार कितना आएगा भाई नेगेटिव Z एक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव Z एक्सिस 7th का। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे हमको P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है μ0 अपॉन 4π, μ0 I अपॉन 4πd साइन। यहाँ पर देखें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऊपर ही है। सॉल्व कर लेंगे तो μ0 अपॉन 4π की वैल्यू 10 की पावर -7, I क्या दे रखा है भाई 100, D की वैल्यू क्या दे रखी है भाई √3 - 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3 - 1/2। √3 - 1 √3 - 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 × 10 की पावर -7, ठीक है। 15 × 10 की पावर -7 को क्या लिख लेंगे 5 × 10 की पावर -6। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट। नेक्स्ट है भाई, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस विद फ्रीक्वेंसी दिस, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो देख लें भाई, सबसे पहले करंट की बात कर रहे थे। तो अगर कोई करंट मूव कर रहा है किसी रेडियस r में, तो इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है μ0 I अपॉन 2r। अब बात करते हैं I की, तो I का फॉर्मूला क्या होता है भाई Q/T, और 1/T को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बन जाएगा Q × F। कितना चार्ज है भाई, Q कौन है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास Q होता है वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है भाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 × 10 की पावर 10, 2 × 10 की पावर 10। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे भाई I की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो बन जाएगा B का, तो μ0 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो μ0 की वैल्यू 4π × 10 की पावर -7, I की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19, इसकी वैल्यू 2 × 10 की पावर 10 अपॉन 2r। R की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, तो R दे रखा है रेडियस 5 × 10 की पावर -11,
तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या ये भी 10 बन जाएगा? ये टर्म जो है वो कितना बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, हाँ है ना। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 10। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ऊपर 10 की पावर 10, नीचे 10 की पावर माइनस 10, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 20। 10 की पावर 20 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास बचेगा 4 पाई इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 3.14, ठीक है। तो हो जाएगा 8 इंटू 1.6 इंटू पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको अगर सॉल्व कर ले तो 3.14 इंटू 1.6। अच्छा, इन सब में से आंसर ढूंढना है, ठीक है। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो ये 10 की पावर माइनस 6 है, ये टर्म जो है वो कितना आता है वो देख लेते हैं। हाँ भाई, तो 8 इंटू 1.6 सॉरी 1.6 इंटू 3.14 की अगर बात कर लेते हैं तो 3.14 इंटू 1.6, 3.14 अगर 3 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑलमोस्ट आएगा 4.5, और 4.5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 40 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, हाँ या ना। 4.5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 5 इंटू 8 कितना होता है 40, तो इसकी वैल्यू जो है वो 40 के आसपास कुछ आएगी, और ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 4th। अब इसमें एक्जैक्टली आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालेंगे। वापस समझा रहा हूँ भाई, देख लें भाई। तो ये टर्म को मैंने पहले ऐसे लिख लिया, ये लिखा है 3.14 और ये लिखा है 1.6। अगर 1.5 इंटू 3 होता तो 4.5 आता, मतलब इसकी वैल्यू 4.5 से तो बड़ी है। 4.5 से जस्ट बड़ा क्या होता है? 5। तो 5 इंटू 8 कितना होता है? 40। तो इसकी वैल्यू जो है वो 40 के करीब आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.02 इंटू 10 की पावर माइनस 5। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ भाई, तो अब अगर यहाँ से कोई करंट चलेगा I, तो क्या आप देख सकते हैं पूरा का पूरा करंट यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ कितना बचा? 30 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना बचा? सिर्फ 30 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हो गए? शॉर्ट हो गए, हाँ है ना। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन द करंट ड्रॉन बाय द सेल इज, यहाँ पे करंट निकालना है। वापस वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये तीनों आपस में कैसे है भाई? सीरीज में। तो इन तीनों का सीरीज का कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 12, तो ये कितना हो गया भाई? 12 ओम। ये तीनों आपस में कैसे हैं भाई? तो ये है 6 ओम, और ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई? पैरेलल। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? 12 इंटू 6 अपॉन 18। सॉल्व कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? 4 ओम। तो आई जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया भाई? 10/4, यानी कि 2.5 एम्पियर, हाँ है ना। नेक्स्ट है भाई, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर गिवन देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। वापस वही, अगर जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कैसा ब्रिज है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन है तो हम बोल सकते हैं 2/4 इक्वल टू 3 अपॉन, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R+2। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 1/2। तो R+2 कितना होना चाहिए भाई? 6 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ओम। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 4 ओम। नेक्स्ट, a wire of length 100 cm carries a current I. The potential at the end of the wire is +4। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -20 है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट x = 20। हाँ भाई, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा V। तो 100 सेंटीमीटर में L और डेल्टा V की बात कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में डेल्टा V क्या दे रखा है भाई? 24। तो 20 सेंटीमीटर में जो डेल्टा V आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24/100 × 20। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 24/5, है ना। तो डेल्टा V आ गया। अब हमको पता है 4 माइनस पोटेंशियल, इसको मान लेते हैं P। तो 4 माइनस पोटेंशियल एट P की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 24/5। तो क्या पोटेंशियल एट P निकाल लेंगे? तो पोटेंशियल एट P कितना आएगा? 4 माइनस 24/5। तो कितना हो गया भाई? -4/5, यानी कि -0.8 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा? -0.8 वोल्ट। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट ए, तो ये भी ए, ये बी, तो ये भी बी, ये भी बी। फिर देख लेते हैं, दो नाम और दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, अब इनका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब देख लेते हैं ए और सी कैसे जुड़े हुए हैं। तो ए और डी जुड़ा हुआ है 2 से और ए और सी जुड़ा हुआ है 1 से। तो ये जुड़ा हुआ है 1 से,
ये जुड़ा हुआ है 2 से। फिर C और D आपस में कैसे जुड़े हैं, 1 और 1 2 से, तो इन दोनों की जगह कितना आ गया भाई 2। फिर C और B 1 से और D और B 2 से, C और B 1 से, ये 1 से और ये 2 से, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? हाँ जी, 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए सीरीज में, तो कितना आ गया 2। ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए सीरीज में, कितना आ गया 4। ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा भाई 2 × 4/6। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4/3 ओम। नेक्स्ट है भाई 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड बाय बैटरी दिस इंटरनल रेजिस्टेंस दिस दे रखा है यहाँ पे। द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर A1 एंड A2। अच्छा, एमीटर जो हम बात करें तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है भाई ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ से जो करंट जाएगा I वो क्या इसमें जाएगा, क्या इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, पूरा का पूरा करंट इसमें चल जाएगा और फिर यहाँ से घूम के इसमें आ जाएगा, है ना। यहाँ से भी कितना आएगा I। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हो गए शॉर्ट सर्किट, तो रेजिस्टेंस सिर्फ कौन बचा 2 ओम, तो करंट कितना आ जाएगा भाई 20/2 यानी कि 10 एम्पियर। और दोनों जो है वो कितना दिखाएंगे 10 एम्पियर और 10 एम्पियर, क्योंकि पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाएगा, तो इसमें भी कितना जाएगा 10 और इसमें भी कितना जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 3rd। 16 देख लेते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमको पता है भाई सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है कम, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी कम होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई 3rd। ठीक है। 17 इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एमीटर विल बी। हाँ भाई, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम मानते हैं इन्फिनाइट और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम मानते हैं ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हम बात करें तो क्या वोल्टमीटर का जो हमारे पास वो बताएगा रीडिंग वो 10 ही बताएगा और एमीटर की रीडिंग कितनी बताएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, इस वाले में वोल्टमीटर के साथ कुछ जोड़ने पर इन्फिनिटी के साथ कुछ जोड़ने पर इन्फिनिटी ही होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई V1 = V2 और I1 = I2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या रहेगा सेम, तो V1 = V2 एंड I1 = I2। नेक्स्ट, A silver wire has resistance this at this temperature, ठीक है, और 2.7 ओम at this temperature। तो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, फॉर्मूला क्या होता है भाई R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो मान लेते हैं 2.7 ओम है, तो 2.7 = R0 1 + अल्फा कितने टेम्परेचर पर है 100, तो डेल्टा T कितना आ जाएगा भाई 100। फिर उसी में दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 2.1 = R0 1 + अल्फा कितने पर है 27.5। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर 1 और 2 को हम डिवाइड कर दें 1 / 2, तो 2.7/2.1 क्या बन जाएगा भाई, तो ऊपर आ जाएगा भाई हमारे पास 7, सॉरी हाँ ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 7, तो 9/7 = R0 से R0 कट जाएगा 1 + 100 अल्फा अपॉन 1 + 27.5 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई तो हो जाएगा 9 प्लस सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 45 4 63 67 6, ये हो जाएगा 247.5 अल्फा = 7 + 700 अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा = 2 अपॉन, इसको अगर डिवाइड कर दें तो अगर ये 245 होता, ठीक है, सॉरी अगर ये 250 होता तो 700 - 250 कितना आता भाई हमारे पास आता 700 - 250 450, 450 से थोड़ा बड़ा आएगा तो कितना आएगा 452.5। ठीक है, 2/452.5 इसको सॉल्व करना है। अब 2 अगर 500 होता, 2/500 होता, है ना, तो 2 अगर 500 होता तो कितना आता भाई ये 2/500 होता तो ये आता 0.4 × 10⁻², है ना, तो कितने पॉइंट के बाद 2 आता 0.002, तो 0.002 से बड़ा आएगा आंसर, तो 0.002 से बड़ा कौन है 0.0039, सीधे सीधे आ गया, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सेल हैविंग एन EMF E and an resistance R is connected across a resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। हाँ भाई,
तो V के R के अक्रॉस V की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट की। करंट कितना होगा अभी? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V, वो कितना होगा? I इंटू कैपिटल R, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अगर यहाँ से मैं R कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। R से R कट जाएगा, हाँ है ना। अब इस टर्म को देखें अभी, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो स्मॉल r बाय कैपिटल R की वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी? कम। और अगर ये वाली वैल्यू कम हुई तो ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या होगा? कम। और अगर ये डिनोमिनेटर कम हुआ तो ये पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, हाँ है ना। पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा, मतलब R की वैल्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ रहा है। अब लीनियरली तो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तो खत्म हो गए, तो ग्राफ इन दोनों में से ही बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड। R की वैल्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर फॉर नल डिफ्लेक्शन इन कैलकुलेटर। यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन चाहिए, वापस वही वीटी स्टोन बीच का लगाएंगे। 55 अपॉन 20 इक्वल टू R अपॉन 80। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4। तो R कितना हो जाएगा भाई? 55 इंटू 4। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये 220 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 220 ओम। नेक्स्ट 21, इस सर्किट में व्हाट विल द करंट थ्रू द बैटरी एट t इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखना, एट t इक्वल टू 0 हम मानते हैं कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस कितना मानते हैं हम? इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? 0। मतलब पूरा का पूरा करंट कैपेसिटर में से निकलेगा। तो यहां से जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पूरा का पूरा करंट इसमें से चला जाएगा, ऐसे। मतलब इन दोनों, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना बचा? सिर्फ 2 बचा। तो R इक्विवेलेंट जो यहाँ पर बचा t इक्वल टू 0 पर, सिर्फ 0 की बात हो रही है उस इंस्टेंट पे। R इक्विवेलेंट कितना आया? 2। और R इक्विवेलेंट 2 आया तो करंट कितना आ गया भाई? 6 अपॉन 2 यानी कि 3 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 एम्पियर। 22, इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वॉट। इसमें जो पावर डिसिपेटेड वो 36 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। हाँ जी, तो अगर इसके अक्रॉस हम बात करें तो पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, इसके लिए देखिए 36। तो v स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36 इंटू 9। तो v कितना हो गया भाई? 6 इंटू 3 यानी कि 18 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया? 18 आ गया। तो इसमें जो करंट जा रहा होगा वो भी कितना होगा? I इक्वल टू 18 अपॉन 9 कितना हो गया भाई? 2 एम्पियर। अब जब यहाँ पे 18 है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 18 ही होगा क्योंकि पैरेलल में है। और यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे करंट कितना होगा? 8। 18 अपॉन 6 कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया भाई? यहाँ पे 3 प्लस 2 यानी कि 5 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना जा रहा है भाई? 5 एम्पियर। इसमें क्या पूछा है उसने? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। R कितना आ गया भाई? 2। तो कितना हो गया भाई? 10 वोल्ट। आ गया समझ में? नेक्स्ट, इन द गिवन ईच रेजिस्टेंस हैज रेजिस्टेंस R, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ भाई, सबसे पहले वापस नामकरण कर देते हैं। अगर ये A है तो ये भी A, ये B है तो ये भी B, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है तो ये भी क्या हो गया? B। और इसको नाम दे दिया C। अब इनको अलग से लिख लेते हैं, ये A, ये B और ये C। हाँ भाई, तो अब A और B डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है? R से। A और B डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है? R से, ठीक है। तो A और B 2 बार R से कनेक्टेड है, ये R, ये भी R। दूसरा क्या है भाई? अब A और C को देख लेते हैं। A और C किससे कनेक्टेड है? R से। तो A और C कनेक्टेड है R से। और B और C भी 2 बार कनेक्टेड है, एक बार R से एक बार R से। ये भी R, ये भी R। अब इसको देख लेते हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई? पैरेलल। तो कितना हो जाएगा भाई? R/2। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं भाई? पैरेलल। तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा? R/2। ये वाला R और ये वाला R आपस में कैसे हैं भाई? सीरीज। तो कितना हो जाएगा भाई? 3R/2। और ये 3R/2 और ये वाला R/2 ये आपस में कैसे हैं भाई? पैरेलल। तो कितना हो जाएगा भाई? 3R/2
इंटू आर बाई टू अपॉन 3r/2 प्लस r/2। सॉल्व कर लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3r² अपॉन ये कितना आ जाएगा भाई 3r/2 प्लस r/2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, r से r कट जाएगा तो आ जाएगा 3r/8। तो कितना आ गया भाई 3r/8। नेक्स्ट V और I का ग्राफ दे रखा है फॉर टू कंडक्टर्स σ1 एंड σ2 आर कंडक्टिविटी। ठीक है, हमको पता है V इक्वल टू IR, तो हमारे पास V अपॉन I जो है वो R है, और क्या इसी को बोलता हूँ मैं tan थीटा, और हमको पता है R प्रोपोर्शनल टू 1/σ। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू σ2/σ1 इक्वल टू tan थीटा 1/tan थीटा 2। ठीक है, तो σ2/σ1 इक्वल टू tan थीटा 1/tan थीटा 2। tan थीटा 1 कितना है भाई फर्स्ट के लिए 60 है, और tan थीटा 2 कितना है 30 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan 60 की वैल्यू √3 और ये हो जाएगा 1/√3। तो σ2/σ1 कितना आ गया भाई 3:1। पूछा क्या है भाई σ1/σ2, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो σ1/σ2 इक्वल टू 1:3। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है जिसपे करंट दौड़ रहा है I, सेमी इन्फिनिट वायर है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनिट वायर का फॉर्मूला क्या होता है μ0I/4πd। सबको याद है भाई μ0I/4πd, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है भाई। An equilateral triangle of side A carries a current I, magnetic field at point P which is vertex of the triangle। इस ट्राइंगल, इस समबाहु त्रिभुज के पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, देखिए ये वाला जो वायर है और ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, ये दोनों जो वायर हैं ये पॉइंट P से ही पास हो रहे हैं, यानी इन दोनों वायर के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। तो सिर्फ किसके कारण आएगा हमारे पास, वो होगा केवल पॉइंट, जो हमारे पास जो सेक्शन ए है इसके कारण। यानी मैं सेक्शन ए के कारण निकालना, और सेक्शन ए की जो लेंथ है फॉर पॉइंट पी वो क्या है, वो हमारे पास हो गया एक फाइनाइट लेंथ। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ए, दिस इज a cos थीटा, दिस इज a sin थीटा, ये a cos थीटा हो जाएगा, ये a sin थीटा हो जाएगा, थीटा ये हो गया हमारे पास विच इज 60 डिग्री। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a sin 60, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। एंड एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों तरफ हमारे पास हो जाएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल हमारे पास हो जाएंगे। नाउ फॉर ओनली दिस सेक्शन μ0/4π I by perpendicular distance for observation point from the conductor is a sin 60, a sin 60 and angle subtend by observation point टू दी अपर एंड एंड दी लोअर एंड, दोनों एंड की तरफ जो हमारे पास एंगल है वो कितने डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 30 μ0/4π I by a sin 60 √3/2, 2 को अपन ऊपर लिख सकते हैं, sin 30 1/2, sin 30 1/2, 1/2 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, 2 से 4π हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आंसर विल बी μ0/2π I/a √3। सो द आंसर इज μ0/2π I/a√3। तो हमारे पास देखिए कितने ऑप्शन है, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ऑप्शन पे ध्यान देंगे। एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है। हमारे पास कंडक्टर में करंट इस तरह से है, तो पॉइंट P के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो आउटवर्ड, एंड द आंसर विल बी फर्स्ट μ0I/2√3π × a। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग
फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बिल्कुल वैसा ही है बायो-सावर्ट लॉ पे, जो भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस करे हैं, और इसमें किसी एक वायर का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोज लूप पे, और क्लोज लूप में करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर लूप है अपने पास साइड ए का, और आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पे नहीं करना है, सॉरी। तो पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर पे करना होता तो सिंपल था, किसी एक वायर का निकाल के और जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर पे हमारा आंसर आ जाता। अब देखिए पॉइंट पी पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, ये दो दोनों हमारे पास सेक्शन है, दीज 2 सेक्शंस, इनके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, है ना, वहीं से पास हो रहा है करंट जो है, ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो हमें किसके कारण निकालना है, एक तो इस वाले सेक्शन के कारण और एक इस वाले सेक्शन के कारण। अब देखिए पॉइंट पी के लिए इस सेक्शन की और इस सेक्शन की जो ज्योमेट्री है ऑलमोस्ट सेम है। ये पॉइंट पी के लिए हमारे पास एक फाइनाइट वायर है, इधर की तरफ एंगल नहीं बन रहा, और ये इसकी लेंथ यहाँ तक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसने कितना एंगल बना रखा है। दिस इज 45, दिस इज 45। ये वाला सेक्शन इस साइड में हमारे पास एंगल नहीं बना रहा है, इधर हमारे पास कंडक्टर नहीं है। तो जो हमारे पास इस वाले सेक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं sin phi 1 प्लस sin phi 2, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर दिस कंडक्टर, दिस सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई पॉइंट P की, sin phi 1 प्लस sin phi 2, एंड व्हाट इज sin phi 1, 45 डिग्री, sin 45 प्लस sin phi 2 जो हमारे पास 0 है। ये एक सेक्शन के कारण हम लोगों ने निकाला है, इस वाले सेक्शन के कारण B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 45 1 बाई √2, आउटवर्ड हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली हमारे पास इस सेक्शन के लिए जब हम लोग इस वाले सेक्शन के लिए बात करेंगे तो इसके कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड होगा। जो ज्योमेट्री इसकी है वही ज्योमेट्री हमारे पास इसके लिए होगी। तो इसका आंसर भी उतना ही होगा जितना इस वाले सेक्शन के लिए है। तो B1 इक्वल्स टू B2, दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। तो जो B नेट होगा आपका, इट विल बी B1 प्लस B2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अपने पास आंसर है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए √2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई ए, म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई ए, म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई ए, म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई ए। आउटवर्ड रहेगा, ये भी आउटवर्ड रहेगा, एज हमारे पास जो कंडक्टर में जो करंट है वो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। सो द आंसर इज फर्स्ट। 27 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द पोजिशन फ्रॉम वायर बी वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ड्यू टू फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास कंडक्टर है, इसका डायरेक्शन इस तरह से, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड करंट हमारे पास बाहर की तरफ है। सो हमारे पास 2 कंडक्टर है, दोनों का जो लेंथ है या करंट का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, क्यों ना यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक डिस्टेंस ले लेते हैं, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज x, दिस इज 6 माइनस x। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होना चाहिए। दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0 हो जाएगा। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड A will be equals to due to magnetic field B at point this particular point P at distance x from
वायर बी। सो वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इधर भी रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इधर भी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास कंडक्टर में करंट कितना है 5I, तो ये हो जाएगा 5I अपॉन डिस्टेंस कितना है 6 माइनस एक्स, यहाँ करंट कितना है 2I और डिस्टेंस कितना है x, एज b इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I बाई d और a परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 और d ये सबके लिए कॉमन है। I हमारे पास b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड d, तो I हमारे पास यहाँ 5 पाई है और d हमारे पास यहाँ 6 माइनस x है, यहाँ के लिए x है, कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 5x इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 6 दूनी 12 माइनस 2x 2x, इट विल बी 5x प्लस 2x 7x 12 x इक्वल्स टू 12/7, थोड़ा 12/7, अपना आंसर होगा। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 2 12/7 सेंटीमीटर। तो 2 पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा सिंपल है। यहाँ से करंट एंटर हुआ है, कुछ करंट इसमें डिवाइड होगा, कुछ करंट इसमें डिवाइड होगा। अब देखिए इस वाले सेक्शन के कारण जो पॉइंट O है उस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा इनवर्ड, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए हमारे पास हो गया यहाँ पे इस जगह पे सॉरी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया हमारे पास ये वाला सेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास हो गया आउटवर्ड, और ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए जगह हमारे पास इनवर्ड। यानी दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली एक का डायरेक्शन ऐसा है एक का डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो वो कैंसिल कर देगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 2 सेक्शन बचेंगे, एक ये स्ट्रेट सेक्शन एक स्ट्रेट सेक्शन ये। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्शन ऐसा है आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन इस तरह से हो गया तो ये हो गया आउटवर्ड। इसी कारण जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्शन इस तरह से है तो इसका भी क्या होगा आउटवर्ड होगा, तो इन दोनों के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो किसी एक का फाइंड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए इस साइड में मैग्नेटिक इस साइड में कंडक्टर नहीं है स्ट्रेट कंडक्टर, और इधर हमारे पास है इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट है हमारे पास वन साइड से, उसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है I by A sin ∅ plus sin ∅2 नहीं है वो 0 हो गया, एंड दिस इज 90 sin 90। तो ये इस एक सेक्शन के कारण हमारे पास आंसर आया है बी। और जब 2 सेक्शन के लिए निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो जो बी नेट होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A. A is perpendicular distance which is 10 centimeter and current is 5 ampere. 2 इस पूरे की वैल्यू होती है 10 to the power -7 into I is 5 ampere upon A, perpendicular radius, diameter is 10 centimeter, radius is 5 centimeter. तो ये हमारे पास रेडियस के बराबर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 10 to the power -2, ऊपर चला जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2 और इंटू 10 to the power -7 10 to the power -2 प्लस हो गया 10 to the power -5 ऐसे आउटवर्ड तो 2 इंटू 10 to the power -5 टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर 4 क्लिक करेंगे 29 ऑप्शन नंबर 4। Number 30. Long straight and solid metal wire of radius 2 meters carries a current uniformly distributed over a circular cross section. The magnetic field at a distance 2 millimeter from the surface B. यानी जो सरफेस है कंडक्टर का उस पर B देगा एंड एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम दी एक्सिस B है। आपको मालूम होना चाहिए जो ये हमारे पास कंडक्टर होता है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर
सॉलिड है। फॉर आउटसाइड द कंडक्टर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R for outside the conductor, from the surface to the outside the conductor. For inside the conductor it is directly proportional to the R. ये हमारे पास ग्राफ भी होता है एक इस तरह का। तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये रिलेशन रहेगा, सरफेस से लेके आउटसाइड के लिए ये रिलेशन रहेगा हमारे पास। अब बड़ा सिंपल है कि 2 मिलीमीटर पे हमारे पास कितना है B, तो 1 मिलीमीटर पे कितना होगा B/2। रिलेशन हम लोग इनसाइड वाले के लिए सेटअप करेंगे, फॉर्मूले आउटसाइड के लिए होता तो फिर इस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास B2/B1 इक्वल्स टू R2/R1। नाउ B2/B, सरफेस के लिए मैंने 1 लिया है, इनसाइड के लिए मैंने 2 लिया है। R2 की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मिलीमीटर अपॉन R1 की जगह लिखेंगे 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। B2 इक्वल्स टू B/2। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 30 में 4 क्लिक करेंगे। ये इनसाइड वाला था, ये आउटसाइड वाला है। सरफेस पर हम लोग इनसाइड के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, सरफेस पे हम लोग आउटसाइड के लिए भी रिलेशन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इनसाइड का था, तो इनसाइड के साथ हम लोगों ने सरफेस का रिलेशन बनाया तो प्रोपोर्शनल का आएगा। आउटसाइड के लिए साथ रिलेशन बनाते तो सरफेस का आउटसाइड के साथ रिलेशन बनता है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आंसर B/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 30 है, 31 पर आते हैं। सो ये भी काफी आसान है। 3 आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनोइड्स PQR कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। 3 हमारे पास सोलेनोइड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होगा कि लेंथ वगैरह, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह, मटेरियल वगैरह सब कुछ सेम है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है B सोलेनोइड के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni। अब आइडेंटिकल है तो μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये सेम होंगे। तो मोटा मोटा हम क्या कह सकते हैं कि B प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। एज बोथ आर आइडेंटिकल, तो यहां से जितना भी करंट आएगा, सपोज यहां से करंट I आया हमारे पास, यहां से करंट हमारे पास I आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें I/2 और इसमें भी I/2। मैग्नेटिक फील्ड करंट हाफ हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास इस रिलेशन के हिसाब से हाफ हो जाना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सोलेनोइड P में 2 टेस्ला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 टेस्ला और यहाँ भी 1 टेस्ला होगा। 3 ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, बहुत छोटा सा क्लिक करेंगे। 31 में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं, और ये बड़ा सिंपल है। हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था जब, कि जो हम लोग कंडक्टर की लेंथ लेते हैं, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके और जो लास्ट पॉइंट है कंडक्टर का, वहाँ के बीच में स्ट्रेट लाइन हम लोग लेंथ लेते हैं, यानी जो लेंथ आएगी वो ये आ जाएगी। तो एक्चुअल में कंडक्टर की लेंथ ये है हमारे पास, ये कंडक्टर की लेंथ हो गई। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स होगा इस वाले कंडक्टर पे, वो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू B I and the length L. And what is the length from starting point to end? It is 2L. So it will be F इक्वल्स टू B की जगह B, I की जगह I, लेकिन लेंथ की जगह हम लोग क्या लेंगे, 2L लेंगे, 2L, 2BIL। ऑप्शन नंबर इज 3।
क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 मैच करना है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? स्विच ऑन करते हैं, मोटर घूमने लगती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी हमारे पास ए में आ गया थर्ड। सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हो ही गया थर्ड वाला अपने पास। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर तो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा हमारे पास। सोलेनॉइड, सेफ्टी फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम सबको मालूम है तार ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फ्यूज़ वाला जो अपने घर में सेफ्टी फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जो सर्किट को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा। तो डी में तो हमारे पास 4 हो गया, और जो सी है, सी में हमारे पास सेकंड हो गया है। सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बी फर्स्ट, ए थर्ड, डी ए थर्ड, बी वन, ए थर्ड बी वन, C2 D4। ऑप्शन नंबर 3 33 क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सर्कुलर कोइल 100 टर्न्स हैविंग ए रेडियस 0.05 1 ampere, calculate work required to turn the coil in external field 1.5 through 180 degree about an axis perpendicular to magnetic field. The plane of the coil is initially at the right angle to the magnetic field. तो जैसे हमारे पास कोई कोइल है, 1 मिनट, कोइल चलो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो प्लेन है कोइल का हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से कोइल इस तरह से हमारे पास इस तरह से, तो मैग्नेट इस तरह से हमारे पास। तो इनिशियली जब प्लेन जो होगा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर हमारे पास, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, एंगल जो हो गया इनिशियली वो हो गया हमारे पास 0, और जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो θ2 हो जाएगा, इट विल बी 180। आप सबको मालूम होना चाहिए वर्क डन जो फॉर्मूला होता है, इट इज mb cos θ1 माइनस cos θ2। mb, m हमारे पास हो गया n i a b, cos θ1 0, cos 0 1, माइनस cos θ2 cos 180 माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1, आंसर विल बी 2। तो द W इक्वल्स टू NIAB 2, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2NIAB। अब जो रेडी करेंगे, 2 की जगह 2 आ गया है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 100 है, करंट हमारे पास 0.1 एम्पियर है, और 0.1 एम्पियर को हो गया हमारे पास ये 0.1 एम्पियर। एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमारे पास पाई नहीं है, नहीं सोल्व करना पड़ेगा हमको। पाई आर स्क्वायर 0.05 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर। बी मैग्नेटिक फील्ड, इट इज 1.5 एंड 2 हमारे पास मैंने आगे ले लिया था, ये 1.5 हो गया है, इसको साफ करते हैं। इट इज 1.5, चलो सोल्व करते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5, जो कितने पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 माइनस में, and 100 10⁻6 and 100, it will be 10⁻⁻4।
करेक्ट। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा हमारे पास 25 दूनी 50 हो गया, एंड 15, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 15 2 ज़ा 30 भी कर सकते हैं, 30 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 30 इंटू 25, पाई को 22/7 या 3.14 और 15 2 ज़ा 30 हो गया, 25 आ गया, पाई आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻4 भी आ जाएगा। 75 हो गया, 31475, ये पॉइंट 2 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास -6 हो जाएगा, -6 और ये माइनस का 5, -4 -5 -6 +1 -5 मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 314 से, 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 ज़ा 5 5 2 7 5 3 ज़ा 15 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 2 7 1 ज़ा 7 2 9 7 3 ज़ा 21 0 5 5 9 5 14 15 5 हासिल का 3 2 इंटू 10⁻⁻5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0.2355 इज आंसर। 0.2355, काफ़ी पास ऑप्शन थे, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। तो 0.235 यहाँ है, यहाँ 0.2355 है, यहाँ 0.2357 है, यहाँ 0.2253, तो ऐसे कैलकुलेशन में आप लोग जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए, शॉर्टकट नहीं करना है, जो पूरा आंसर आएगा वो चेक कीजिए, क्योंकि ऑप्शन का ही पास है हमारे पास, तो हम लोग 4th ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए एग्जैक्ट मैच हो रहा है 0.2355। क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन नंबर 4 35 A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with uniform magnetic field, यानी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो बार मैग्नेट हमारे पास इस तरह से है। बार मैग्नेट का ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंगल हो गया आपके पास 30 डिग्री। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.032। पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। You must be know U equals to minus mb cos theta. This is the formula of potential energy. So we have to require the value of m into b. तो mb हम लोग इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। टॉ इक्वल्स टू mb sin theta. टॉ इज गिवन to you 0.032 and equals to mb sin theta sin 30 1/2. So what is the value of mb? 0.064। ये mb की वैल्यू हमें मिली। इस mb की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, या तो अपने पास 0.064। now cos theta in the stable equilibrium the direction between m and b is 0 डिग्री। m और b सेम डायरेक्शन में होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया ये n हो गया, ये हमारे पास s हो गया, मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और बार मैग्नेट हमारे पास कुछ इस तरह से है। बार मैग्नेट का ये n हो गया, ये s हो गया। सो ये जो n है ये s के थ्रू पकड़ा जाएगा, बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन है, और ये वाला s इस n के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों तरफ से खिंच जाएगा, ये मूव नहीं हो पाएगा आसानी से। इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब यही हमारे पास s हो जाएगा, मान लीजिए हम इसको s कर देते हैं और इसको n कर दें,
तो एस एस को रिपेल करेगा, एन एन को रिपेल करेगा, तो दोनों तरफ से एक तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, हिलता रहेगा। हल्का सा हम लोग इसको ऐसा टच करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो याद रखिए स्टेबल के लिए हम लोग 0 डिग्री यूज करते हैं और अनस्टेबल के लिए जो है 180 डिग्री यूज करते हैं। cos 0 1, तो आंसर हमारे पास स्टेबल का क्या हो जाएगा 0.064 माइनस में। तो अनस्टेबल के लिए 0.064 माइनस यहाँ भी है और कहीं नहीं है। अनस्टेबल के लिए फाइंड कर लेते हैं। अनस्टेबल का फॉर्मूला हो गया, सॉरी तो नहीं, u इक्वल्स टू माइनस 0.064, ये cos 0, ये स्टेबल की कहानी हो गई और आंसर आ गया माइनस 0.064। अनस्टेबल में माइनस 0.064 cos 180, cos 180 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, इट इज 0.064। so the answer is for stable minus 0.064, unstable 0.064, first option. Question number 36. Question number 36. A square coil of side 10 cm has 20 turns. It carries current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. It means the area vector makes an angle theta with direction of uniform horizontal magnetic field of 0.80 टेस्ला। इफ द टॉर्क एक्सपीरियंस 0.96, वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने पहले फाइंड किया था। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टो इक्वल्स टू अगेन एम बी साइन थीटा। तो आपसे थीटा पूछा है, टो आपको दिया हुआ है, इट इज 0.96 इक्वल्स टू एम एन आई ए बी साइन थीटा आपसे पूछा है 0.96 equals to n number of turns, 20 current, 12 area, length into width, 10 times 100 centimeter square. So 100 centimeter square, it means 100 into 10 to the power minus 4. This is the area. And B is magnetic field, which is 0.80 sin theta. तो हम लोग यहाँ से आंसर निकालने वाले हैं। 12 8 जा 96, इसको 96 लिख देते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 लिख देते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास 2 है रहेगा और ये 12 8 जा हमारे पास 96 हो गया। माइनस 4 माइनस 2 ये माइनस 4 हो गया, माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6 में से 1 2 3 प्लस 3 माइनस करेंगे 10 टू द पावर प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3। 2 की जगह 2 आ गया है, 12 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और ये हमारे पास हो गया है 96 0। तो ये आंसर हो गया आपका 96 से 96 कैंसिल, माइनस 4 और ये माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 10 पावर माइनस 3, ये पूरा मिलके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बगल में हमारे पास साइन थीटा है, सो द साइन थीटा equals to 1/2, theta equals to 30 degree, 180 upon 6, it is 5/6। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड I1। इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड I1, अप्लाई KVL। Apply KVL in this loop. So it is in this loop number 1, it is 20 minus 2, इसको हम लोग प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, साइन कन्वेंशन यूज करा है। तो 20 हो गया हमारे पास पॉजिटिव, माइनस 2I2 I1 I2 यहाँ पे ऐड हुआ, सो इट इज I1 प्लस I2, 5 and 3 8 माइनस
8 I1 5 3 8 and minus 8 I2 equals to 0. So 20 minus 10 I2 minus 8 I1 equals to 0. ये इक्वेशन बनी हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग KVL. यहाँ KVL अप्लाई किया था हम लोगों ने इस वाले लूप में. अब ऐसा ही एक KVL यहाँ अप्लाई कर दे तो हमारे पास इस वाले लूप में देखो I2 फ्लो हो रहा है 2 ohm से, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी इस वाले लूप में, लूप नंबर 2, ऊपर वाला जो लूप है हमारे पास, प्लस 10 इस तरह से आएगा, प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 0. सो I2 इक्वल्स टू कितना हो गया, -5. I2 इक्वल्स टू -5 यहाँ रखेंगे. लूप इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 it is 20 minus 10 I2 is 5 -5 minus 8 I1 equals to 0. 5 10 5 is 50 प्लस का 50 20 70 minus 8 I1 equals to 0. So the I1 equals to 70 by 8. It is 35 by 4. This is 35 by 4 in positive. Answer is 2. क्वेश्चन नंबर 37 हुआ. क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं. चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज टू मास रेशियो Q by m अल्फा एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B at a speed V 2 alpha dB, then which of the following is correct? Angle sustained by charged particle at the center of circular path is 2 pi. 2 pi तो नहीं बनेगा. 2 pi के लिए जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो चक्कर करने के बाद भी 2 pi हमारे पास नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस इक्वल्स टू mv अपॉन bq. v आपको दिया हुआ है 2 अल्फा db और m ये हमारे पास हो गया अपॉन bq. q by m is alpha, so m by q is 1 by alpha, so it is 2 alpha db upon b and it is अल्फा. अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आएगी 2d. रेडियस 2d एंड डायमीटर हमारे पास होगा 4d. तो पार्टिकल जो है यहाँ से ये इस तरह से, और इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से एंटर हुआ और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा. तो ये पूरा डायमीटर हो गया हमारे पास, सॉरी पूरा डायमीटर हो गया हमारे पास है 4d का. रेडियस 2d, डायमीटर हमारे पास 4d का हो जाएगा. तो एंगल कितना बना हमारे पास, एंगल बना 180. एंगल 180 हो गया. तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. चार्ज विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड विल आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 4d फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन. द टाइम फॉर विच पार्टिकल विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड 2 pi अपॉन अल्फा बी. आधा चक्कर लगाया है. आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे चक्कर के लिए फॉर्मूला होता है 2 pi m अपॉन बी क्यू. आधे चक्कर के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई अपॉन बी एम बाई क्यू, इट इज एल्फा, पाई अपॉन बी एल्फा. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. द चार्ज पार्टिकल सब्सटेंड एट एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. 90 नहीं बना, 180 बना है, तो ये भी हमारे पास गलत है. द चार्ज विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड विल आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 40 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन. यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा का पूरा रेडियस हमारे पास 2d है और डायमीटर हमारे पास 4d हो गया.
यहाँ से जब ये पास होगा तो 4d डिस्टेंस पास होगा, ऑप्शन नंबर 2 38 में। सो इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट n, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x विल बी। नल पॉइंट आ गया है, मीटर ब्रिज है, 100 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, 40 सेंटीमीटर ये हो गया, दिस इज 60 सेंटीमीटर। दिस इज 60 सेंटीमीटर। और x निकालना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा देंगे, दिस इज 10 बाई this is 10 by 40 equals to x by 60, 0, 0, x equals to 60 by 4, it will be 15 ohm. Answer is 4. Question number 39, answer is 4. Question number 40, the same concept, based on same concept. ये हमारे पास 2/4 4/8 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो गया है, सो ये हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। आफ्टर दैट 2 and 4 सीरीज में हो जाएगा, 2 + 4 6 and 4 and 12। दिस इज A, दिस इज B, A B के बीच में पूछा है। सो RAB इक्वल्स टू 12 into 6 upon 12 plus 6, it will be 72 upon 18. The answer is 4 ohm. 1, option number 1. A straight wire of linear charge density 3 microcoulomb per meter and area of cross section A equals to 4 millimeter square is given as shown in the figure. When wire is pulled with speed 2 meter per second, the current associated with it is. तो ठीक है, हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन चार्ज हमारे पास करंट होता है। तो जब हम लोग इस रोड को खींचेंगे, पुल करेंगे, तो सीधी सी बात है, चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। स्ट्रेट वायर है, जो रेखीय आवेश घनत्व है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, बेसिक फॉर्मूला और करंट फ्लो इन द कंडक्टर dq/dt। हमको dq dl लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लेमडा इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज अपॉन लेंथ, इट विल बी dq/dl। सो dq इक्वल्स टू लेमडा dl। लेमडा इज 3 माइक्रोकूलम्ब, 3 into 10⁻⁻6 per meter, dq/dl। So I equals to dq/dt, dq की जगह हम लोग लेमडा dl, dq इक्वल्स टू लेमडा dl। सॉरी, ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे। सो लेमडा और ये हो गया हमारे पास dl। ये dq की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो दिस इज 3 into 10⁻⁻6 dl upon dt। dl/dt is velocity which is given 2 meter per second। 2 3s are 6 into 10⁻⁻6। So it is 6 microampere। Answer number is 3 in question number 41। Question number 42,
assertion, a current continues to flow in superconducting coil even after switch is off, correct? सुपरकंडक्टिंग कोयल में स्विच ऑफ होने के बाद हमारे पास करंट फ्लो होता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर. एंड सुपर कंडक्टिंग कोयल्स शो मीजनरी इफेक्ट. यस, ये भी सही है, लेकिन मीजनरी इफेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है. यहाँ पे करंट फ्लो होने का मीजनरी इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. सुपर कंडक्टिंग कोयल शो मीजनरी इफेक्ट, वही लेस देन हमारे पास यदि क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो मीजनरी इफेक्ट शो होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0 होगा. बात तो दोनों सही है, लेकिन सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले को मतलब कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि सेकंड वाला एक तरह से फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो बोथ आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. Question number 42 answer will be 2. Question number 42 answer will be 2. Question number 43. Current is flowing through a conductor of non-uniform cross section shown in the figure. Which of the following quantities will vary? देखो लेंथ तो अपनी जगह पर है, लेकिन एरिया यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन कंडक्टर हमारे पास एक ही है. जैसे हम लोग बात करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया. जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, वॉट एवर भी देयर वैल्यू, कुछ भी उनकी वैल्यू हो, सब में करंट सेम फ्लो होता है. भले इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, है ना, करंट सब में सेम रहेगा. बिल्कुल करंट क्या है, जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर होता है, पाइप के एक एंड से हम जितना पानी डालेंगे उतना ही पानी दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा. तो जितना करंट यहाँ से एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगा. ये बात तो कन्फर्म है. तो 3 ऑप्शन तो ऐसी हैं जो हमारे पास विल वेरी अलोंग दी कंडक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल वेरी अलोंग द कंडक्टर. कौन सी वेरी होगी? तो करंट तो वेरी नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन तो अपने पास गलत हो गए. बचा क्या हमारे पास? करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू करंट बाई एरिया. सो J प्रोपोर्शनल टू 1/8. एरिया चेंज हो रहा है, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी. बिल्कुल जैसे पानी का पाइप होता है, हम आगे जैसे पानी की पाइप को आगे अंगूठा लगा देते हैं तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है हमारे पास, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही रहता है जो बाहर निकलता है. सो करंट डेंसिटी हमारे पास चेंज होगा. साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी का भी एक रिलेशन होता है. जैसे V इक्वल्स टू IR एक रिलेशन होता है, इसको हम स्केलर फॉर्म में बोलते हैं. सिमिलरली इट इज़ E इक्वल्स टू J एंड रो. तो रो किसी भी वायर का मटेरियल पे डिपेंड करेगा. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी. इट मीन्स एरिया चेंज होगा, हमारे पास बढ़ रहा है, तो करंट डेंसिटी भी हमारे पास डिक्रीज होगी. करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 44. मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन. पॉइंट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. शुरू में 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने बायो सावर्ट लोगे करे थे, वही वाला क्वेश्चन है. देखो एक सेक्शन ये वाला है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट इसकी डायरेक्शन में है. इस वाले सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा. सिमिलरली इस वाले सेक्शन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा. मैग्नेटिक फील्ड आया केवल इस वाले सेक्शन के कारण, जो स्ट्रेट और इन्फाइनाइट तक हमारे पास जा रहा है, ये भी स्ट्रेट इन्फाइनाइट तक जा रहा है. तो किसी एक के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले स्ट्रेट पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A is perpendicular distance for observation point from the conductor, and sin phi 1 plus sin phi 2. Phi 1 and phi 2 angles subtended by the conductor, observation point at 2 ends for the conductor. अब देखिए इस वाले कंडक्टर के लिए इस साइड में हमारे पास कोई एंगल नहीं है, और ऊपर की तरफ ये एंगल 90 है, यानी phi 1 की वैल्यू 90 आ रही है, phi 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है यहाँ पे, तो phi 2 हो गया 0. तो इस कंडीशन में यहाँ पे 90 डिग्री का हमारे पास आएगा. ये इन्फाइनाइट पे जा रहा है, दूसरी तरफ कंडक्टर नहीं है, तो इस वाले सेक्शन के कारण हमारे पास sin 90
और यहाँ हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला होता है। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे कराए हैं। आंसर हमको म्यू नॉट 4 पाई की टर्म्स में दिया हुआ है। द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सेक्शन के कारण हुआ है। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है, तो जो फिंगर से बाहर आ रही है, देखो इस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो पॉइंट ओ पर जो होगा वो आउटवर्ड होगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड इसके कारण आया मैग्नेटिक फील्ड का, वही मैग्नीट्यूड इसके कारण आएगा इस पॉइंट पर। यहाँ पे डी है ऑप्शन में, दिस इज डी। तो अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसके लिए करंट नीचे है, तो इसके लिए भी राइट साइड में आउटवर्ड आ रहा है। तो हमारे पास B1 और B2 दोनों सेम हो गए, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एड हो जाएगा, इट विल बी B1 प्लस B2। सो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी। 2 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी आउटवर्ड। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। एक डॉट है, एक क्रॉस है, तो इस वाले को टिक करेंगे। दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 45 वही बायो-सावर्ट पर बेस्ड है। ये हमारे पास एक सेक्शन है। ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स वाई हमारे पास प्लेन है और जेड वाई हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स एंड वाई, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड वाई जेड इज वर्टिकल प्लेन। जैसे कोई दीवार होती है, वो दीवार की तरह हो गया और हमारे पास फर्श हो गया, ग्राउंड हो गया। इसमें ये वाला जो कंडक्टर है, पॉइंट सी, पॉइंट ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस साइड से कंडक्टर इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये वाला जो पॉइंट है इस वाले के लिए 90 डिग्री पे होगा। यानी इस पॉइंट के लिए उस साइड में, इस सेक्शन का, इस वाले कंडक्टर का कोई भाग, हमारे पास कोई पार्ट है नहीं। तो वही जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था वही इसके लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली वही एप्लीकेबल इसके लिए होगा। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम 1 सेक्शन मान लेते हैं, इसको सेक्शन नंबर 2 ले लेते हैं और ये हमारे पास हो गया है सेक्शन नंबर 3। तो B1 और B2 की वैल्यू सेम होगी, वही जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई, और रेडियस दे रखी है डिस्टेंस A। बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन पॉइंट C इस वाले कंडक्टर के लिए राइट साइड में है, कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है तो एंटर होगा, ठीक है। तो पॉइंट C पर ये एंटर आएगा इस तरह से। तो दिस इज क्रॉस। सिमिलरली फॉर सेक्शन नंबर 2, कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट साइड में है, अंदर की तरफ, इसमें आएगा हमारे पास क्रॉस। तो B1 B2 दोनों के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। लेकिन सेक्शन नंबर 3 ध्यान रखिए, जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है हमारे पास, सेक्शन नंबर 3 इस तरह से है। सेक्शन नंबर 1 ऐसे था बाहर की तरफ, सेक्शन नंबर 2 भी बाहर की तरफ था। कंडक्टर में करंट ऐसे एंटर हो रहा था डाउनवर्ड, ठीक है, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस डाउनवर्ड जा रहा था। उस वाले सेक्शन के लिए भी अंदर की तरफ था। जबकि ये वाला जो है हमारे पास, ये इस दीवार के पैरेलल है, इसका जो प्लेन है इस सेमी सर्किल का, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, यानी इनवर्ड होगा इस वाले बोर्ड में या आउटवर्ड होगा। तो ये माइनस जेड पर है हमारे पास। इसका देखते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो हमारे पास हो गया इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, अंदर की तरफ, जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस उसमें अंदर की तरफ, इस दीवार में, इस बोर्ड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरह से। तो जो हमारे पास सेमी सर्किल होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई रेडियस एंड एंगल सबटेंड एट सेंटर विच इज पाई। तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव
x axis. It means B1 and B3 are perpendicular to each other. इन दोनों का एडिशन होगा और इसके साथ हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी डैश इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले आंसर को, तो आंसर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A. So B dash is perpendicular to B3. So under root 2 mu naught upon 4 pi I by A का होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A इंटू पाई का होल स्क्वायर एज B dash, which is the addition of B1 and B2, section number 1 and section number 2, and B3, B dash and B3 are perpendicular to each other. Mu naught upon 4 pi I by A बाहर आ जाएगा एंड अंदर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर. So mu naught upon 4 pi I by A under root 4 plus pi square. Answer is minus minus plus पर 4 pi ऊपर है, answer is third. Long straight wire radius 3 mm carries constant current distributed uniformly over a cross section and perpendicular to axis of the wire. देखिए ये हमारे पास कंडक्टर है और लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास, इनफाइनाइट लेंथ का है, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है. करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है. इफ करंट डेंसिटी गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट 2 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस एंड 4 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस. रेडियस इसका 3 मिलीमीटर है. दिस इज 3 मिलीमीटर. एक हमको 2 मिलीमीटर पे निकालना है आंसर और एक हमको 4 मिलीमीटर पे निकालना है. ऑब्वियसली 2 मिलीमीटर वाला हमारे पास इनसाइड हो गया, डिस्टेंस हो गई 2 मिलीमीटर, r इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर. एक हमारे पास आउटसाइड का हो गया 4 मिलीमीटर, डिस्टेंस 4 मिलीमीटर. आपको मालूम होना चाहिए कि आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R, ये हमारे आउटसाइड का फॉर्मूला है. और इनसाइड में जैसे इनसाइड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I R अपॉन R स्क्वायर 10 to the power minus 7 2 into the current density is 100 ampere per meter square. रेडियस भी आपको दिया हुआ है, करंट की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन की थोड़ी सी लेंथी है. सो आई जे इक्वल्स टू आई बाई ए. सो दी आई इक्वल्स टू जे ए. सो आई इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जे ए अपॉन आर 2 इंटू 10 to the power minus 7 जे इज 100 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यहाँ पे रेडियस आएगा 3 मिलीमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 3 10 to the power minus 6 अपॉन डिस्टेंस इज 4 मिलीमीटर. 4 इंटू 10 to the power minus 3. 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन दिस इज 2 इंटू पाई. दिस इज -6 10 to the power -3
-3 से -6 10⁻³ टाइम कैंसिल हो जाएगा, -3 -7 -10 -10 एंड +2 इज -8. So the answer is for the outside observation point 9π/2 into 10⁻⁸. एक हमारे पास ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर है. इनसाइड के लिए हमें यहाँ पे वापस कैलकुलेशन करनी होगी. μ0/4π 2IR/r². वैल्यू पुट कर देंगे. 2 into j 10⁻⁷ j into a, again it is 100 pi into 9 into 10⁻⁶ into the observation point is 2 millimeter. 2 into 10⁻³ upon r square, it is 3 3s are 9 into 10⁻⁶. ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. 2 2s are 4 pi 10⁻⁷ 10⁻³ -10 and +2 -8. So the answer is 4 pi into 10⁻⁸. Option number 3. A beam of proton moving with velocity 4 into 10⁻⁵ meter per second enters in a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the magnetic field. Calculate the radius of helical path and the pitch of the helix. हेलिकल पाथ की आपको रेडियस फाइंड करनी है और पिच ऑफ द हेलिक्स पास करना है. सर्कुलर पाथ होता है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है mv/b³. हेलिकल पाथ है तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ वेरी सिंपल, mv/b³ एंड साइन थीटा एंड एंगल इज 60 डिग्री. mv/b³ sin 60. So what is m? M is beam of proton. Or calculate radius of helix and pitch of the helix. M is 1.6 10⁻⁻, 1.67 होता है बट 1.6 हम लोग यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और अप्रोक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास. 1.6 into 10⁻⁻27 into 4 into 10⁵ sin 60 √3/2 b³. V is magnetic field which is 0.3 Tesla into charge 1.6 10⁻⁻19. 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा. 0.3 पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा. 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर +20 25 20 -27 +25 इज 10⁻² एंड 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 2 √3/3 इंटू 10⁻² माइनस ये +20 25 -10⁻⁻² आ जाएगा यहाँ पे. एंड 2 इंटू √3/3 1/√3 √3 को इस तरह से 1.732 भी लिख सकते हैं चाहे तो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 10⁻². 2 2s are 4 2 3s are 6 2 7s are 14 1 2 1s are 2 2 and 3 3.464/3 into 10⁻². 1.153 सेंटीमीटर 1.15 सेंटीमीटर अप्रोक्स 1.15 सेंटीमीटर. एक ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 1.15 सेंटीमीटर. कैलकुलस रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ जो हम लोग फाइंड कर चुके थे 1.15 सेंटीमीटर आया था, तो वो नियर अबाउट ये वाला ऑप्शन था हमारे पास 1.1. मैंने 1.67 की जगह 1.6 ही लिया था मास प्रोटॉन का. अब बात करते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स की.
तो पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग हेलिकल पाथ। जो हमारे पास इस तरह का पाथ होता है, इस तरह का पाथ, तो ये एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक पहुंचने का हमारे पास ठीक है। तो ये एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक पहुंचने का हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग पिच। एंड डिस्टेंस सीधी सी बात है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम तो एक सर्किल कंप्लीट होने का, जो ये था हमारे पास 2 पाई m अपॉन बी क्यू। और वेलोसिटी, वेलोसिटी जो ये वाला एक्सिस है हमारे पास, इस वेलोसिटी v cos थीटा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये हमारे पास डायरेक्शन है फील्ड का। सो द y इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन बी क्यू, v cos थीटा, v इंटू टी एंड v cos थीटा, 2 पाई m 1.6 10 to the power minus 27, v velocity 4 into 10 to the power 5 cos 60 1 by 2, cos 60 1 by 2 upon bq, b 0.3 and q is again 1.6 10 to the power minus 19. So 2 से 2 कैंसल, 1.6 से 1.6 कैंसल, माइनस 19 ये पॉइंट हटाएंगे 20 हो जाएगा, 20 ऊपर चले गए, 20 प्लस 5 25, 25 20 माइनस 27 माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2। बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा 4/3, 4/3 एंड पाई ऑल्सो, 4π/3, 4 पाई को 3.14 लिख देते हैं अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे, 3.14 6.28 12.56, ये तो रटा हुआ ही है, 12.56 अपॉन 3 10 to the power -2, 3 4 ज़ा 12 पॉइंट, 3 1 ज़ा 3 2, 3 5 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आया 4.35। तो इसके पहले वाले में अपने पास आंसर 1.15 से ज़्यादा था, 1.156 के आसपास था, और हम लोगों ने 1.6 लिया था, ध्यान रखिए आप। हम 1.67 लेते, थोड़ा सा ज़्यादा लेते, तो ऑब्वियसली आंसर 1.15 से ज़्यादा आता, तो कि 1.6 जो है वो न्यूमरेटर में था मास, देन 1.67 थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारे पास आंसर, तो 1.15 से ज़्यादा आएगा आंसर, 1.15 से ज़्यादा 1.2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और ये है हमारे पास 4.18, थोड़ा सा मास ज़्यादा लेंगे तो 4.35 के आसपास अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। A long horizontal wire P which is rigidly fixed carries a current 50 ampere and another wire Q is placed directly above and parallel to P. Weight of the wire is 0.075 Newton per meter. Carries current 25 ampere. The position of wire Q from P so that wire, सीधी बात ये है कि एक वायर यहाँ पर है, वायर नंबर P, एक वायर इसके जस्ट ऊपर की तरफ है हवा में, वायर नंबर Q। सीधी सी बात है, ये हवा में रह नहीं सकता, ये फिक्स है,
ये फिक्स है, ये ग्राउंड पे है, मान लीजिए कहीं पे फिक्स है, ये हवा में रह नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg। अब इसको हवा में बैलेंस रखने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए इसमें करंट, इस वाले वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए से, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया इस तरह से हमारे पास। तो यहाँ पे देखो इसका जो फील्ड होगा ऐसा होगा बाहर की तरफ, इस जगह पे जो फील्ड होगा बाहर होगा, बाहर आएगा, आउटसाइड दी बोर्ड, इस तरह से बाहर होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट, अब उसमें करंट जो है हमको जैसे मान लीजिए इस तरह करता हूँ मैं उस डायरेक्शन में तो नीचे जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए मैं इस तरफ करता हूँ तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऊपर चला। 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो गए हमारे पास, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर हम लोग लगा देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास mg, और ये किसके बराबर बराबर करना है हमको, BIL, F इक्वल्स टू BIL, BIL, आई कौन सी, इस वाले वायर की आई, यहाँ पे इस वाले वायर की, Q वायर की। तो Q में कितना करंट है हमारे पास, ये देखना है, Q में करंट है हमारे पास कितना, 25 एम्पियर। तो यहाँ पहले से 25 लिख देते हैं। लेंथ दोनों की सेम है, वेट ऑफ दी वायर दिया हुआ है Q 0.075 दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है वेट अपने को, न्यूटन पर मीटर पहले से दे रखा है, जबकि हमारे पास ये होता है न्यूटन। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 25 एम्पियर वायर Q, डिस्टेंस आपसे पूछी ये वाली। इसके बाद हमारे पास 50 एम्पियर करंट इस वाले वायर में। अब यहाँ फील्ड किसका होगा, जो ये फील्ड है यहाँ पर किसका होगा, इस वाले वायर का होगा। तो इस वाले वायर के लिए जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट 4 पाई 2I बाई ए, आई इस वाले वायर की साइड में लिखते हैं, 2I, आई किसकी, इसी वायर की, P वाले की, 50 अपॉन ए, इसका जो है लेंथ वो हो गया ये 50 इसका, ये B की वैल्यू आई ऊपर वाले वायर का जो हमने पहले लिखा था यहाँ 25 और ऊपर वाले वायर की ही लेंथ। mg आपको गिवन है, तो वेट क्या दे रखा है आपको वेट दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर में हमारे पास इतना है यहाँ पे। तो पर यूनिट लेंथ हमारे को यहाँ पे वेट दे रखा है, यानी हमारे पास वेट जो है ये mg/L की वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास mg/L की। इस L को यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये इस L को यहाँ से गायब कर देते हैं, इस L को यहाँ से गायब कर देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे इस जगह पे, इस जगह लिख देते हैं mg/L, इस जगह हम लोग mg/L लिख देते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये इस वाले वायर के लिए आई है, इसी का लेंथ है ये वायर, जो हमारे पास Q वाला जो वायर था ये Q का था, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड P का था अपने पास। ये आपको गिवन है 0.075 एंड L, जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये डिस्टेंस D, तो यहाँ D लिखेंगे हम लोग, नोट L, दिस इज D। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपको 10⁻⁷ हो गया, 100 हो गया इंटू 25, यस। अरे दिमाग में एक मिनट मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, 2 मिनट रुको आप, है ना, 2 मिनट रुको। एंड डिस्टेंस D यही हमको फाइंड करनी है। सो यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 2 3, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, और 25 1 25 3 करेक्ट। एंड D इज 1000 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 5 -7 कितना हो गया अपने पास, माइनस ये हो गया अपने पास 2, 1 2 3 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 10⁻⁵ 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻2,
अपॉन 3, सो इट इज़ d इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास है 1.333, ठीक है। तो हमारे पास है 0.33 इंटू 10⁻²। सो दिस इज 0.33 10⁻²। एक पॉइंट उधर किसका देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3.33 10⁻³ यानी कि मिलीमीटर, 3.33 millimeter. A circular coil of n turns r radius carries a I current. Okay. Work done in rotating this coil in an external magnetic field from 0 degree to 90 degree. Correct. ठीक है, बड़ा आसान है। वर्क डन पूछा है और वर्क डन का फॉर्मूला किसी कोयल को घुमाने के लिए हमारे पास सबको याद है, क्या होता है, एम बी cos θ1 minus cos θ2, where m equals to NIA and it b cos 0 minus cos 90. n की जगह n, I की जगह I, it is pi r square b cos 0 1 ni pi r square b, ni pi r square b. Now the last question, an alpha particle experiences a force 3.84 10⁻14 न्यूटन। एक अल्फा पार्टिकल है 3.84 इंटू 10⁻14 न्यूटन का एक बल अनुभव कर रहा है। व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में जब ये प्रवेश करता है, मूव करता है, तब इसकी स्पीड क्या होगी, अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू क्यू बी वी। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना सही था। यहाँ पे 3.84 गुना 10⁻⁻14 3.84 इंटू 10⁻�14 क्यू अल्फा पार्टिकल पे हमारे पास 2He4 2 टाइम्स मास, टू टाइम्स चार्ज होगा। सो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 एंड बी इज 0.2 वी आपसे पूछा है, सोल्व कर लेंगे इसको। 1.6 इंटू 2 32, 3.2 इंटू 6.4, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, ये पॉइंट हटा देंगे, इट विल बी -20 -21, पॉइंट हटाएंगे -20, ये पॉइंट हटाएंगे -21 इधर आएंगे, नीचे -21 ऊपर चले जाएंगे। ये हमारे पास -14 है, -14 -15 -16 और इधर से है -21, तो ये -16 और ये हो जाएंगे -21 जो +21 384 अपॉन 2 गुना 16 गुना 2 इक्वल्स टू बी। दिस इज 10⁵, ऑप्शन में है 5 अपने पास, करेक्ट। उसके बाद 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 दूनी 32, 16 टू द 32 6, यस हो रहा है 1, 16 दूनी 32 6, 16 चौक 64 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया 2 से 12 टाइम और ये 2 से 6 टाइम। सो द आंसर इज 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।